धर्मशाला नहीं है, पनाहगाह नहीं है कि कोई भी आएगा और घुस के चला जाएगा। हमें उसको सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। जो हल्द्वानी में जो रेलवे की ज़मीन है उसको हटाने के लिए पीआईएल के रूप में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष में ही पीआईएल के रूप में गया था। चाइना बॉर्डर का सबसे पास का अंतिम रेलवे स्टेशन यही है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, निश्चित रूप से। बावजूद उसके उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के स्थान पर इन लोगों ने उस समय ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। जितनी भी बसायत है ये 89-90 के आसपास शुरुआत इसकी की गई और राज्य निर्माण होते होते 10-20 सालों के अंदर में इनकी संख्या कई गुना तेज़ी से बढ़ी है। और अगर आज की डेट में हमें चाइना से अगर दो हाथ करने पड़े, जैसे 62 के वॉर में उसका कहना था कि भाई बरेली तक हिस्सा मेरा है, तो अगर आज की डेट में रेलवे का विस्तार होता है तो उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं सामरिक रूप से उस समय मिलेगा, तब इसका महत्व हम समझेंगे। मोदी सरकार है ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। विषय हिंदू और मुसलमान का तो रहा ही नहीं, ये मुझसे विषय सीधे सीधे अतिक्रमण का है। वहाँ पे कुछ मंदिर भी मुझे लगता है जद में आए हैं। इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि साहब मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। तो राष्ट्र के विषय में अगर हमारा भी व्यक्ति अगर पक्षद्रोही है तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक शत्रु देश के नागरिक के साथ किया जाता है। हल्द्वानी रेल जमीन अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में सुनवाई के लिए डेट दे दी है और 1 महीने के लिए इसको स्टे दे दिया गया है। और उसके बाद जो अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है उनके अंदर बड़ी खुशी थी। अगर आज हम बात करते हैं तो जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया उनसे सीधे जुड़ते हैं और उन्होंने क्या सोचा था, इससे पहले क्या उम्मीदें उनकी थी। भाई साहब आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रविशंकर जोशी। तो जो मेन शिकायतकर्ता आप ही हैं? हाँ, मैं मूल याचिका करता हूँ। रेलवे में जो हल्द्वानी में जो रेलवे की ज़मीन है उसको हटाने के लिए पीआईएल के रूप में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष में ही पीआईएल के रूप में गया था। तो जिस समय आपने पीआईएल डाली तो क्या दिमाग में आया था कि मुझे ये काम करना है? विकास प्रभावित हो रहे थे क्षेत्र का। जैसे हल्द्वानी में किस तरह का विकास, जैसे रेलवे विस्तारीकरण की तो बात कर रहा है, परंतु अभी जो पब्लिक डोमेन में है वो चीज़ें नहीं नज़र आई हैं कि विस्तारीकरण होना है तो वो आखिरकार क्या होना है। रेलवे की बहुत सी लाइनें, बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ रुके पड़े हैं और ये अगर होता है तो इससे सामरिक महत्व का भी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि चाइना बॉर्डर का सबसे पास का अंतिम रेलवे स्टेशन यही है। और इससे सामरिक और क्योंकि हल्द्वानी शहर पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है, तो इसका जो व्यापारिक महत्व है तो उसकी वजह से अगर रेलवे यहाँ का अतिक्रमण हटता है, रेलवे का विकास होता तो पूरे कुमाऊं का विकास होगा। जैसे रवि जी, अगर हम बात करें कि जैसे कि यहाँ पर अतिक्रमण है तो आपकी नज़र में कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कौन है, क्या है, कैसा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि वहाँ पर अगर भीड़ देखी जाए तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दादियाँ जो शाहीन बाग में देखी गई थी, ऐसी भीड़ वहाँ पर नज़र आई। और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही 1 महीने का स्टे आया तो वो अपने अपने घर चली गई। परंतु बात सबसे बड़ी ये है कि जो राजनीति करने के लिए लोग आए थे उनकी राजनीति फेल हो गई यहाँ पर। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अभी ये पूरा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। और जब मामला चल रहा है, अभी इसमें अंतरिम फैसला आया है जिसमें स्टे दिया है, और जब चलते हुए मामले की जब विचाराधीन है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, तो बीच में कोई भी बयानबाजी माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी हो सकती है। इसलिए कोई भी आधिकारिक इस बारे में कुछ भी मैं अंतिम निर्णय आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है, उचित है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत बड़ा विस्थापन एक होता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो भारत की छवि एक लिबरल देश की है, और अगर ये
कुछ स्टे नहीं दिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने का मौका जो अन्य देश ढूंढते रहते हैं उन्हें एक मौका मिलता, क्योंकि इससे एक तरीके से कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार का विषय भी कल को बन सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत समझदारी के साथ ऐसा निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने जनता को अपनी राहत दी है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि अभी भी न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना है और बना रहेगा। जिस तरीके से जो अब बातें निकल के आ रही हैं कि जो पहले जब हम बस्ती में गए तो उन्होंने बोला कि पहले रेलवे 8 एकड़ बता रहा था, फिर 29 एकड़ बताया, अब 78 एकड़ बता रहा है, उसकी रेखा बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से तो वो पूरा हल्द्वानी भी को भी बताने लगेंगे, तो क्या पूरा हल्द्वानी खाली हो जाएगा? देखिए, मैं इन सब के पीछे अगर हम जाते हैं, थोड़ा इतिहास में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1882 के आसपास रोड आई थी सबसे पहले, और 1884 में यहाँ पे रेलवे का निर्माण हो गया था। और जो काठगोदाम हमारा पड़ता है यहाँ से 8 किलोमीटर 6 से 8 किलोमीटर दूर जो काठगोदाम पड़ता है, वहाँ पर गौला नदी से पहाड़ से जो लकड़ी के संसाधनों को लाया जाता था, उनका उपयोग लकड़ी के स्लीपर जो रेल के पटरी के नीचे लगते थे उनको बनाने में और किया जाता था। उसके लिए वर्कर की ज़रूरत थी, तो उन्हें आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ के जो लोग थे उनको लाया गया, उन्हें यहाँ पे एक वर्कर की तरीके से बसाया गया और फिर उन्होंने ही धीरे धीरे अपने परिवारों को बसाया। और हम देखते हैं कि जो आप ये बसायत देखेंगे वो एक तरीके से थोड़ा सा सर्च का विषय है, ये गौला नदी के किनारे किनारे है। उसका कारण ये है क्योंकि ये लोग रेल में पत्थर जो यूज़ होता था उस पत्थर को वहीं से चुगान करते थे, तोड़ के रखते थे, वही पत्थर अन्य जगह पे जाता था और रेलवे के निर्माण में सहयोग होता था। ये बात मैं क्या बता रहा हूँ, लगभग 1900 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी से ये थोड़ा थोड़ा आबादी बढ़ते रही धीरे धीरे, और ये अभी अगर आप आंकड़े उठा के देखते हैं तो लगभग 1971-72 के आसपास जो यहाँ पे वोटरों की संख्या करीब 20 से 22 हज़ार है। तो वो अचानक से बूम आ जाना, उसका ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और डेमोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे 2% का पलायन भी है, पहाड़ से आदमी बाहर की तरफ को जा रहा है, और बावजूद उसके ये 30% आज की डेट में हमारे यहाँ पे हिस्सेदारी रखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस, डेमोग्राफ चेंज का जो एक सिनेरियो क्रिएट करता है। तो ये तो जैसे कि कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी अपने आप में काम मतलब यूज़ में नहीं आता, प्रयोग में नहीं आता, क्योंकि पानी भी बह जाता है और यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं मतलब निचले स्तर में जा कर के अपनी रोज़गार करते हैं। परंतु यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से आज यहाँ पर 60 से 70 हज़ार की आबादी इकट्ठा हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है, क्योंकि पहाड़ में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है और प्रतिभा के लिए कोई सीमित दायरा नहीं होता है। आप हम एग्जाम्पल उठाते हैं, हमारे जनरल BC जोशी जी हुआ करते थे, अपने विपिन रावत जी थे, अपने डोभाल साहब हैं, तो ये अपने आप में प्रतिभावान लोग हैं और ये पहाड़ में रह के कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जिस तरीके से प्रतिभा है इन्हें निश्चित रूप से बाहर जाना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने यहाँ पे नेतृत्व दिया है, वो चाहे मुरली मनोहर जोशी हों या अपने योगी आदित्यनाथ जी हों, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, तो उनके लिए सीमाएँ कोई मान्यताएँ नहीं रखती हैं। तो निश्चित रूप से पहाड़ की जवानी जो आपने जो बात कही, वो कह सकते हैं कि भाई अगर उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर तरीके से काम करेगा। तो उसका एग्जाम्पल कई नैरेटिव सेट भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हमारे पहाड़ से रहे हैं और बहुत बड़े नेता गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे पहाड़ से रहे हैं, केसी पंत जी पहाड़ से रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें गर्व है इस बात का। बावजूद उसके जो पलायन वाला विषय है, पलायन तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जो पहाड़ में जो बसायत हुई ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पलायन का भाग था, क्योंकि ये निर्जन क्षेत्र था। यहाँ पे जब औरंगजेब या अन्य के आक्रमण रहे तो अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने पलायन किया और यहाँ पे आए, और आज प्रतिभा के रूप में जब वो बाहर निकल रहे हैं तो ये भी एक पलायन की प्रक्रिया है। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाना और उनके सपोर्ट में उन लोगों का आना जो शाहीन बाग में बड़ी भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी करना, उनको भाषण देना, उनके अंदर जोश भरना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शाहीन बाग भीड़ ने CA के जो कानून को रोकने की कोशिश की, तो वो भी यहाँ पर लगता है कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको रोकने के लिए ये प्रयास किया गया था। देखिए, निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि भीड़ तंत्र की जो बात हम कह रहे हैं, आज की डेट में इससे हर कोई अछूता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी तो आदमी थोड़ा सा, प्रशासन भी उस पर सख्ती बरतने से अपना गुरेज करता है।
हम देख सकते हैं कि जैसे अभी आपने शाहीन बाग और अन्य आंदोलन की बात कही, उन्होंने मनमाने तरीके से रोड जाम कर ली या अन्य तरीके से। वैसे यहाँ आज की डेट में देखते हैं ये लोग जानते हैं कि ये लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, निश्चित रूप से। बावजूद उसके उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के स्थान पर इन लोगों ने उस समय ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ भाजपा की सरकार ने गलत किया है, तुम्हारे साथ वर्तमान सरकार ने अत्याचार किया है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए तुम्हें डर दिखाया जा रहा है। जबकि इसके उलट ये है कि ये जो जितनी भी बसायत है ये 89-90 के आसपास शुरुआत इसकी की गई और राज्य निर्माण होते होते 10-20 सालों के अंदर में इनकी संख्या कई गुना तेज़ी से बढ़ी है। इसका उदाहरण हमारा बनबुलपुरा है। वहाँ पर रहने वाले जो पुराने लोग बासिंदे हैं वो निश्चित रूप से बहुत सभ्य और बहुत शालीन, बहुत सज्जन तरीके से अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और पारिवारिक संबंध हैं हम लोगों के भी उन लोगों से। बावजूद उसके जो कुछ नई बसायत आई है उनके अंदर ये एक कह सकते हैं कि डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है जो यहाँ पे अपराध से जोड़ता है उनको और आपराधिक प्रवृत्ति का बनाता है। हम अगर आप आपराधिक आंकड़े उठा के देखते हैं बनबुलपुरा थाने या ज़िले के स्तर के, तो आपको वो थाना स्पेशली क्षेत्र अलग ही नज़र आएगा निश्चित रूप से। अच्छा, अगर देखें तो जिस तरीके से अब जो योजना बनाई जा रही है, तो जैसे आप युवा हैं तो क्या निर्णय आना चाहिए, जैसे कि हल्द्वानी के हित में हो। जिस तरीके से अगर आज हम देख रहे हैं तो हल्द्वानी एक तरह से इस तरह से फेमस हो गया कि वहाँ पर रेलवे की ज़मीन को अतिक्रमण करके उसके ऊपर अवैध लोग बसाए गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। फिर भी मुझे लगता है कि न्यायालय जो भी आदेश देगा वो हमारे राष्ट्र की छवि को मजबूत करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के साथ भी न्याय होगा जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। इस मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अगर रेलवे का विस्तार करना है, सामरिक दृष्टिकोण से हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा लास्ट स्टेशन पड़ता है रेलवे का। और अगर आज की डेट में हमें चाइना से अगर दो हाथ करने पड़े, जैसे 62 के वॉर में उसका कहना था कि भाई बरेली तक हिस्सा मेरा है, तो अगर आज की डेट में रेलवे का विस्तार होता है तो उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं सामरिक रूप से उस समय मिलेगा। तब इसका महत्व हम समझेंगे जब कहीं युद्ध की स्थिति हो अथवा कोई ऐसा प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेलवे का विस्तार होता है तो ये राष्ट्रहित में होगा। जैसा कि अगर हाई कोर्ट का निर्णय आया, राजनीतिक लोग सक्रिय हो गए, बात करें तो अखिलेश भी इसमें कूद पड़े कि ऐसे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता। ओवैसी की बात करें तो उन्होंने भी ये इसी तरह का बयान दिया। तो आज कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से अगर कोर्ट हो या फिर न्याय प्रणाली में अगर हम किसी चीज़ को देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है कि जी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मोदी सरकार है, ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ये सभी लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, क्योंकि ये विषय हिंदू और मुसलमान का तो रहा ही नहीं। ये विषय सीधे सीधे अतिक्रमण का है। उस अतिक्रमण में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सभी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रभावित होने वाली बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम होने की वजह से उनके द्वारा इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं, जबकि वहाँ पे जो 2 से 2.5 हज़ार हिंदू आबादी भी प्रभावित हो रही है। वहाँ पे कुछ मंदिर भी मुझे लगता है जद में आए हैं, कुछ विद्यालय जो सरस्वती शिशु मंदिर टाइप के विद्यालय हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एक कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि साहब मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अतिक्रमण किसी ने किया है तो वो अतिक्रमणकारी है, ना कि उसको धर्म की नज़र से देखा जाए। और किसी भी व्यवस्था में हम अगर अपने देखा जाए तो हमें सबसे पहले इंसानियत की बात करनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही नैरेटिव सेट किया है कि भाई हम इंसान होने के नाते उन इंसानों की दुख दर्द को समझें जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मानवीय आधार पर उन्होंने स्टे दिया है और जो उचित किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो कि अगर इंसानियत के नाते हम देखें, जो लोग बाहर की कंट्रियों से घुसपैठ कर चुके हैं और उन्होंने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया गया है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी अगर कहे तो कि इंसानियत की नज़र से देखें, भाई उनको भी नहीं भगाना। अगर एनआरसी लागू होती है तो उस पर भी यही होगा कि भाई इंसानियत के नाते अगर इस तरीके से लोग पाए जा रहे हैं तो उनको भगाना नहीं है, तो उनको ऐसे ही शेल्टर देना होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ राष्ट्र का विषय होगा ना, तो राष्ट्र के विषय में अगर हमारा भी व्यक्ति अगर पक्षद्रोही है तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक शत्रु देश के नागरिक के साथ किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो शत्रु देश का नागरिक है और आपके वहाँ छुपके से रह रहा है, छुप के रह रहा है, अपनी पहचान बदल के रह रहा है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और
ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि भाई अगर आप ये धर्मशाला नहीं है, पनाहगाह नहीं है कि कोई भी आएगा और घुस के चला जाएगा। हमें उसको सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। जैसा कि अगर मान के चलो कि रेलवे सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है रेलवे की ज़मीन को खाली करने का, तो क्या सरकार को ये फैसला करना चाहिए कि इनको रखना है, या फिर वक्फ बोर्ड जो जगह जगह अपनी ज़मीन बताता है और वो इनके हितों की बात करता है, तो वक्फ बोर्ड को ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई वहाँ से अगर 50-60 हज़ार लोग विस्थापित हो रहे हैं तो उनको हम अपनी ज़मीन पर बसाएंगे ना? नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन और जहाँ तक उसका बात है तो वक्फ बोर्ड से पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी क्या? वक्फ बोर्ड का जो कानून लागू हुआ उससे पहले कहाँ थी उनकी ज़मीनें? तो ये तो सब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ज़मीन को परिवर्तित करने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें की हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस पर अलग से विषय हम रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अलग विषय पे। मगर जो मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसे सर्वमान्य तरीके से मानना चाहिए, और ये नेताओं ने भी सोचना चाहिए कि भाई हम जिस न्याय व्यवस्था के भाग हैं, हमें उस न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए आदेश का पालन करें। और अगर पुनर्वास की बात अगर हम कहते हैं, पुनर्वास किया जाना चाहिए। जो विधिक रूप से वहाँ पे हैं और जिनके कागज़ सही हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए। और रही बात भूमि की, तो भूमि अधिग्रहण भी सरकार करती रहती है, समय समय पर उसका मुआवजा दिया जाता है। मगर ये है कि उसके लिए उनका मालिकाना हक उन पर प्रॉपर होना चाहिए, उनका मालिकाना हक देख के। मगर ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहा, क्योंकि ये अपने तथ्यों को प्रूफ करने में असफल रहे हैं, क्योंकि ये विषय इनको अपने हाई कोर्ट ऑलरेडी इनको सार्वजनिक नोटिस जारी करके पूछ चुका था कि आपके पास अगर सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका अपना कोई अधिकार है तो आप यहाँ आपके अपना पक्ष रखें। बावजूद उसके बहुत कम लोग वहाँ गए हैं, बहुत न्यून संख्या में।